जय हिंद प्यारे बच्चों। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैथमेटिक्स में वेक्टर अलजेब्रा में आपको मालूम ही है कि इस समय हम लोग एक्सरसाइज 10.3 सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 10.3 में हम लोग पिछली क्लास तक 14 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोगों को 15 क्वेश्चंस और उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस पूरी एक्सरसाइज में जैसा कि मैं देख रहा हूं 18 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 14 क्वेश्चंस आप लगा चुके हैं, केवल 4 क्वेश्चंस ही बाकी रह गए हैं। तो बड़ी जल्दी से उसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 मैं पढ़ रहा हूं, आप भी ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष A, B, C क्रमशः 1 2 3, -1 0 0, 0 1 2 हैं तो एंगल ए बी सी ज्ञात करिए। एक इस क्वेश्चन में ना एक ट्रायंगल दिया गया है ए बी सी, उसके बिंदु ए के निर्देशांक, शीर्ष बी के निर्देशांक और शीर्ष सी के निर्देशांक तीनों ही आपको दे दिए गए हैं। आपको उसमें से एंगल ए बी सी मालूम करना है। अब उन्होंने ये भी बोला हुआ है कि एंगल ए बी सी सदिशों बी ए एवं बी सी के बीच का कोण है, ये संकेत उन्होंने दे दिया है। खैर मैं सॉल्व करता हूं, आप देखिएगा। ये एक त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, मैं यहां पर बना लेता हूं ऐसे ही रफ फिगर। ये मान लेते हैं कि ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है। बिंदु ए के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 1, 2, 3। बिंदु बी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं -1, 0, 0। सी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 0, 1, 2। आपको एंगल ए बी सी मालूम करना है। एंगल ए बी सी ये आपको मालूम करना है, ये वाला एंगल आपको पता लगाना है, ठीक है ना। अब अगर आपको एंगल ए बी सी मालूम करना है तो ये बड़ी सिंपल सी चीज है। आपको वेक्टर बी ए मालूम कर लेना चाहिए, आपको वेक्टर बी सी मालूम कर लेना चाहिए और फिर इसके बाद वेक्टर बी ए और वेक्टर बी सी के बीच का कोण ही एंगल ए बी सी कहलाएगा। फिर हम जो 2 सदिश हमको मालूम पड़ेंगे, वेक्टर बी ए और वेक्टर बी सी, उनके बीच का कोण निकाल लेंगे। अब 2 सदिशों के बीच का कोण निकालेंगे कैसे? तो जब डॉट प्रोडक्ट में हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ रहे थे तो 2 सदिशों के बीच का कोण निकालना आपको सिखाया गया है। वो फॉर्मूला यूज करेंगे और वेक्टर बी ए और वेक्टर बी सी के बीच का एंगल निकाल लेंगे और उसी के बीच का एंगल हमसे पूछा भी गया है। ओके, तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं। जैसे ए के निर्देशांक दिए हैं, बी के निर्देशांक दिए हैं, सी के निर्देशांक दिए हैं, तो आप तो मालूम ही है कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक से हम उस बिंदु का स्थिति सदिश पता लगा सकते हैं। तो अगर बिंदु ए के निर्देशांक 1 2 3 हैं तो बिंदु ए का स्थिति सदिश, जिसे आप ओ ए बोलते हो, वो कितना आएगा? वेक्टर ओ ए की वैल्यू आ जाएगी i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इसी तरीके से बिंदु बी के निर्देशांक अगर ये हैं तो बिंदु बी का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा? बिंदु बी का स्थिति सदिश हो जाएगा -i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। ओके, बिंदु सी के निर्देशांक अगर ये हैं तो ऐसे सिचुएशन पे बिंदु सी के स्थिति सदिश की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0i कैप प्लस 1j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। अच्छा, ये ओ ए ओ बी ओ सी ये 3 वेक्टर्स हमने निकाल लिए हैं। हमें तो ये वाला एंगल अगर निकालना है तो हमें तो बी ए और बी सी चाहिए। तो अब हम बी ए वेक्टर निकालेंगे। वेक्टर बी ए कैसे निकालेंगे ये आपको ऑलरेडी सब बातें बताई गई हैं। ए का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। पोजीशन वेक्टर ए में पोजीशन वेक्टर बी को माइनस करना है तो इसमें इसको माइनस कर दीजिए। तो जब इसे आप माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 2i कैप, इसमें इसको माइनस करेंगे, दिस विल बी 2j कैप प्लस 3k कैप। Similarly, we have to find out vector BC. Okay, vector BC. How can we find out vector BC? So, for finding vector BC, you will subtract the position vector of B with position vector of C. Means OC minus OB.
सी का स्थिति सदिश में बी के स्थिति सदिश को माइनस कर देंगे तो वेक्टर बी से निकल आएगा। सी का स्थिति सदिश ये है, बी का स्थिति सदिश ये है, इसमें इसको माइनस कर दीजिए आप। ये आई कैप, इसमें इसको माइनस करेंगे, जे कैप, इसमें इसको माइनस करेंगे तो ये 2k कैप आ जाएगा। तो वेक्टर बी ए भी आ गया है, ये है वेक्टर बी ए और ये है वेक्टर बी सी। अब हमें इन्हीं दोनों के बीच का एंगल पता लगाना है, तो अब हम मालूम कर लेते हैं। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, एंगल ए बी सी मालूम करना है ना, ए बी सी। इस एंगल को मालूम करने के लिए हमको क्या करना है, बी ए और बी सी के बीच का कोण निकालना पड़ेगा। वेक्टर बी ए व वेक्टर बी सी के बीच कोण, वेक्टर बी ए व वेक्टर बी सी के बीच का कोण। अब इन दो सदिशों के बीच का कोण निकालना है। अब थोड़ा सा याद करिए, अगर आपके पास दो वेक्टर ए और वेक्टर बी होते हैं, आपको इन दोनों के बीच का एंगल पता लगाना होता है, तो आप एक फॉर्मूला लगाते हो, कॉस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। उसी तरह से आज हमको बी और बी सी के बीच का एंगल पता लगाना है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉस इनवर्स वेक्टर बी ए डॉट वेक्टर बी सी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी सी। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इन दोनों के बीच का एंगल जो कि हमारा रिक्वायर्ड एंगल है, एंगल ए बी सी, वो आपको मिल जाएगा। तो ये कॉस इनवर्स, अब बी ए डॉट बी सी करना पड़ेगा, बी और बी सी का डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, तो ये लिखेंगे 2i प्लस 2j प्लस 3k, 2i प्लस 2j प्लस 3k डॉट i प्लस j प्लस 2k, i प्लस j प्लस 2k अपॉन बी ए का मॉडुलस स्क्वायर रूट ऑफ वेक्टर बी ए का मॉडुलस अंडर रूट आई कैप के गुणांक का स्क्वायर 4, जे कैप के गुणांक का स्क्वायर 4, के कैप के गुणांक का स्क्वायर 9 इनटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी सी, दिस इज वेक्टर बी सी, इसका मॉडुलस निकालना है, अंडर रूट आई कैप के गुणांक का स्क्वायर 1, जे कैप के गुणांक का स्क्वायर 1 और के कैप के गुणांक का स्क्वायर, तो ये 4 आ जाएगा। कॉस इनवर्स डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आई का आई से करना है, जे का जे से, के का के से, मालूम है आपको, तो 2 1 जार 2, प्लस 2 को 1 से करेंगे प्लस 2, 3 को 2 से करेंगे प्लस 6, ये जुड़ जाएगा 4 4 8 और 9 17 अंडर रूट 17 और ये हो जाएगा अंडर रूट 6। इस तरह से कॉस इनवर्स ये आएगा 10, 2 2 4 6 10 और 17 6 जार 102, ये एंगल की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज एंगल ए बी सी। बस यही आपको सॉल्व करके लाना था। तो कभी भी ऐसा ट्रायंगल दिया जाता है, उसमें से कोई सा भी एंगल आपको अगर पता लगाना है, तो मैं आपको एक बार फिर से ये बता देना चाहता हूं कि अगर ये एंगल आपको पता लगाना है तो याद रखिए, आप यहीं से स्टार्ट करके एक वेक्टर ये निकालेंगे, एक वेक्टर ये निकालेंगे और दोनों के बीच के एंगल निकालने का ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर आपको ये एंगल पता लगाना होता, ये वाला एंगल पता लगाना होता, फिर आप कौन कौन सा वेक्टर फाइंड आउट करते, यहीं से स्टार्ट करके वेक्टर सी ए निकालते, वेक्टर सी बी निकालते और इन दो सदिशों के बीच का कोण का ये सूत्र लगाते। अगर आपको ये वाला एंगल मालूम करना होता तो उसी कॉर्नर से स्टार्ट करके आप वेक्टर ए बी निकाल लेते, आप वेक्टर ए सी निकाल लेते और दोनों के बीच का एंगल पता लगाने का ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम दोनों के बीच का कोण पता लगा लेते। ओके, तो ये हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। 3 बिंदु दिए गए हैं और उनको संरेख दर्शाना है आपको। मैं लिख लेता हूं। एक बिंदु ए दिया गया है जिसके निर्देशांक 1 2 7, 1 2 7। दूसरा पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए 2 6 3, 2 6 3 and the third and last point C has coordinates
3 10 -1, 3 10 -1। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दर्शाइए कि ये तीनों ही बिंदु संरेख हैं। तीनों ही बिंदु संरेख हैं, इसको दर्शाने का पहले भी मेथड आपको बताया गया है, शायद एग्जाम्पल में भी ऐसा एक क्वेश्चन आ भी चुका है। आपको मैंने बताया था कि अगर ये आप पहले ए बी निकाल लीजिए, बी सी निकाल लीजिए और ए सी निकाल लीजिए। अगर ये तीनों बिंदु संरेख हैं तो उनमें से किन्हीं भी दो का योग जो होगा वो तीसरी लेंथ के बराबर आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल तो ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट और सी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, इसलिए हम उनके स्थिति सदिश पहले तो सबसे निकालेंगे। सबसे पहले स्थिति सदिश निकालेंगे। वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप। इसके बाद वेक्टर ओ बी निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। और वेक्टर ओ सी निकालेंगे, मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी, दिस विल बी 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस k कैप। ओके, अब हम ए बी निकालेंगे पहले। अब वेक्टर ए बी फाइंड आउट करेंगे। वेक्टर ए बी के लिए वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। ओ बी में से ओ ए माइनस करना है। 2i में से i माइनस हुआ तो i बचेगा, 6j में 2j माइनस हो जाएगा, 4j आ जाएगा, 3k में 7k माइनस हो जाएगा तो माइनस का 4k आ जाएगा। ये आ गया वेक्टर ए बी। अब हम इसका साथ में ना मॉडुलस भी निकाल ही लेते हैं। मॉड ऑफ वेक्टर ए बी, इसका मॉडुलस निकालेंगे अंडर रूट, इसके गुणांक का स्क्वायर 1, इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर 16 प्लस 16, इस तरीके से 16 16 32 और 1 33, स्क्वायर रूट ऑफ 33 इज द मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी। नाउ लेट अस गो टू वेक्टर बी सी। वेक्टर बी सी के लिए वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ बी करेंगे। सी के पोजीशन वेक्टर में बी का पोजीशन वेक्टर माइनस कर देंगे, इसमें इसको माइनस करिए, दिस विल बी आई कैप, 10j में से 6j माइनस हो जाएंगे, 4j प्लस माइनस k में 3k माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस 4k। अब ये आ गया वेक्टर बी सी। हम साथ में वेक्टर बी सी का मॉडुलस निकाल लेते हैं। वेक्टर बी सी का मॉडुलस निकालेंगे अंडर रूट 1 प्लस 16 प्लस 16, दिस विल बी अगेन अंडर रूट 33, 16 16 32 और 1 33। अभी ए बी आ गया, सी बी सी आ गया, अभी सी ए बाकी रह गया तो वेक्टर सी ए निकाल लेते हैं। वेक्टर सी ए के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ओ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी। ए का पोजीशन वेक्टर है, उसमें सी के पोजीशन वेक्टर को माइनस करना है। आई माइनस 3i करेंगे, इट विल बी माइनस 2i कैप, फिर 2j में से 10j माइनस करेंगे तो माइनस 8j, फिर 7k में से माइनस k को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8k कैप। ठीक है, अब हम इसका भी मॉडुलस निकाल लेते हैं। मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी ए अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर 4, जे के गुणांक का स्क्वायर 64 64। अब इसे और सॉल्व कर लेंगे, ये 128 और 4 132 हो जाएगा। 132 को बेटा हम लिख सकते हैं 4 इंटू 33। देखिए 4 तियां 12, 4 तियां 12 1 13। इस हिसाब से मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी ए की वैल्यू आ जाएगी 2 अंडर रूट 33। 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, 33 का निकलेगा नहीं, वो अंदर बना रहेगा। अब मैंने आपको बोला कि 3 बिंदु संरेख हो सकते हैं। ए बी सी अगर 3 बिंदु हैं वो संरेख हो सकते हैं अगर ए बी बी सी सी ए इनके मापांक मालूम हो और उनमें से किन्हीं 2 का योग तीसरे के बराबर हो जाए। अब आप देख सकते हैं वेक्टर ए बी का मॉडुलस अंडर रूट 33, वेक्टर बी सी का मॉडुलस अंडर रूट 33। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए बी प्लस मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी सी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर सी ए, क्योंकि ए बी और बी सी के मॉडुलस का जोड़ सी ए के मॉडुलस के इक्वल है। देयरफॉर बिंदु
ए बी तथा सी संरेख हैं। ए बी तथा सी संरेख हैं। यही आपको प्रूफ भी करना था, तो ये कर लिया हमने क्वेश्चन नंबर 16। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी करा गया है, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ओके, नोट कर लीजिए जल्दी से आप इसे। क्वेश्चन नंबर 17 में है, दर्शाइए कि सदिश 2i माइनस जे प्लस के आई माइनस 3j माइनस 5k और 3i माइनस 4j माइनस 4k एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। आपको तीन सदिश दिए गए हैं, ये 2i माइनस जे प्लस के और ये दोनों सदिश। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो तीन सदिश आपको दिए गए हैं, ये तीन सदिश एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। मतलब ये जो सदिश हैं, ये समकोण त्रिभुज के शीर्षों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक सदिश समकोण त्रिभुज के शीर्ष को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एक सदिश एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। जाहिर सी बात है कि ये उस पॉइंट का स्थिति सदिश दिया गया होगा। तो अगर हम त्रिभुज ए बी सी मान लें, तो इनमें से एक सदिश बिंदु ए का स्थिति सदिश होगा, एक बिंदु बी का स्थिति सदिश होगा और सबसे लास्ट वाला बिंदु सी का स्थिति सदिश होगा। तो हम इसमें से एक काम कर लेते हैं। अगर त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी है, ये मैं एक रफ फिगर ऐसे ही बना लेता हूं, त्रिभुज ए बी और सी। तो बिंदु ए का स्थिति सदिश इसको मान लेते हैं ओ ए, बिंदु बी का स्थिति सदिश इसको मान लेते हैं ओ बी और बिंदु सी का स्थिति सदिश हम इसको मान लेते हैं ओ सी। अब आपको यह प्रूव करना है कि ये से मिलकर एक समकोण त्रिभुज बनता है। तो उसके लिए तो हमको ए बी चाहिए, बी सी चाहिए, सी ए चाहिए। अगर तीनों भुजाओं के परिमाण आप निकाल लेते हैं, वहां से हम लोग क्लियर कर सकते हैं कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज है या नहीं है। कैसे कि ऐसी सिचुएशन पर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अगर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाएगा तो प्रूव हो जाएगा कि ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना? ओके, तो हम करते हैं, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी ए निकालेंगे, उनके मैग्नीट्यूड्स निकालेंगे और फिर आगे पता लगाएंगे हम। सबसे पहले वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी निकालने के लिए हम करेंगे वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। ओ बी में ओ ए माइनस करेंगे, इसको ये इसमें माइनस करेंगे, इट विल बी माइनस आई कैप माइनस 2j कैप, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, फिर आ जाएगा माइनस 6k कैप। ये आ गया वेक्टर ए बी। ठीक है ना? और साथ में हम वेक्टर ए बी का मॉड्यूलस भी निकाल ले रहे हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 36, 36 4 40 और 1 41। इसके बाद निकालेंगे वेक्टर बी सी। अब वेक्टर बी सी, वेक्टर बी सी के लिए वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ बी। ओ सी में से ओ बी माइनस करेंगे, ओ सी में से ओ बी माइनस करेंगे, 3i माइनस आई 2i माइनस 4j में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस j बचेगा, माइनस 4k में इसको माइनस करेंगे तो प्लस k बच जाएगा। दिस इज वेक्टर बी सी। और अब हम वेक्टर बी सी का मापांक निकाल देते हैं। वेक्टर बी सी के मापांक के लिए अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 1, दिस विल बी अंडर रूट 6। नेक्स्ट अब हम निकाल लेते हैं वेक्टर सी ए। वेक्टर सी ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। ए की पोजीशन वेक्टर में सी के पोजीशन वेक्टर को माइनस करिए, 2i में से 3i माइनस करेंगे, दिस विल बी माइनस आई। इसमें इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3j कैप। इसमें इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 5k कैप। दिस इज वेक्टर सी ए। और अभी हम वेक्टर सी ए का मापांक भी ले लेते हैं साथ में। 1 प्लस 9 प्लस 25 अंडर रूट 25 1 26 और 9 35। ठीक है? अब ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज हो सकता है अगर इन तीनों भुजाओं में से जो हमने निकाली हैं सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर हम देख रहे हैं, अगर इसका स्क्वायर कर देंगे
35 आएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे 6 आएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे 41 आएगा। उसके बाद इन दोनों के स्क्वायर्स का सम इसके इक्वल आ जाएगा। कहने का मतलब हम बोल सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी सी स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर सी ए स्क्वायर। ऐसे आप देखिए ए बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा 41, बी सी का स्क्वायर आ जाएगा 6, सी ए का स्क्वायर आ जाएगा 35, 41 41। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, इसलिए दिए गए सदिश एक समकोण त्रिभुज की शीर्षों की रचना करते हैं। इसलिए दिए गए सदिश एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज दैट इज 18 नंबर। लिखा है कि यदि शून्येतर सदिश ए का परिमाण ए है, शून्येतर सदिश मतलब एक ऐसा सदिश जो शून्य नहीं है, नॉन जीरो वेक्टर, परिमाण ए है। क्वेश्चन के मुताबिक वेक्टर ए का मापांक ए के बराबर दिया गया है और लैम्डा एक शून्येतर अदिश है, लैम्डा एक नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर है। तो लैम्डा वेक्टर ए का मात्रक सदिश, तो लैम्डा वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है यदि ओ, मैं फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। लिखा है शून्येतर सदिश वेक्टर ए का परिमाण ए है, तो वेक्टर ए का परिमाण हमने ए लिख दिया। लैम्डा एक शून्येतर अदिश है, लैम्डा एक नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, बना रहेगा। तो लैम्डा वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है यदि, उन्होंने ये भी बताया कि लैम्डा इंटू वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है, ये एक मात्रक सदिश है। अगर ये एक मात्रक सदिश है तो इसका जो मॉड्यूलस आएगा वो मॉड्यूलस 1 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि मात्रक सदिश, इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर एक ही चीज है और इनका जो मापांक होता है वो 1 के बराबर आता है। तो अगर लैम्डा वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है तो इसका मॉड्यूलस भी 1 आना चाहिए। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको क्योंकि कांस्टेंट टर्म है तो हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा इंटू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1। अब लैम्डा मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू ए के बराबर है, इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन ए। अब आप देख सकते हैं यहां पर कौन सा सही आएगा। यदि लैम्डा इज इक्वल टू 1 नहीं, लैम्डा इज इक्वल टू -1 ये भी नहीं आएगा। ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ लैम्डा, आप ऐसे कर सकते हैं, मॉड निकाला ना आपने इसका। अब एक्चुअली क्या है ना कि हमको लैम्डा के बारे में मालूम नहीं है कि वो एक नेगेटिव नंबर है कि एक पॉजिटिव नंबर है, इसलिए यहां पर भी आप मॉड लगाए रखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे यहां पर ये मॉड ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन ए लिख सकते हैं, या फिर अगर ए की वैल्यू आप निकालेंगे तो यह आ जाएगा 1 अपॉन मॉड ऑफ लैम्डा। ये भी सही है, वो भी सही है, पर क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके मुताबिक इसको आ जाना चाहिए। डी पार्ट हमारा सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहां से मॉड लैम्डा इंटू ए में मॉड लगा है ना, तो हम लैम्डा में भी मॉड लगाएंगे, ए में भी मॉड लगाएंगे। हाँ, उस कंडीशन पे अगर आप जानते हैं कि लैम्डा एक पॉजिटिव नंबर है, उस वक्त आप चाहेंगे तो इसमें मॉड नहीं लगाएंगे, लेकिन हमको लगा लेना चाहिए मॉडुलस। क्यों? क्योंकि लैम्डा एक नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म है, नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, पर ये निगेटिव है या पॉजिटिव है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, इसलिए जरूरी है कि हमें इसे मॉड लगा के ही रखना चाहिए। ऐसे कर लेंगे आप, यहां से मॉड लैम्डा का मान निकालेंगे 1 अपॉन ए आएगा, ए की वैल्यू निकालेंगे 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ लैम्डा आएगा, और इस तरह से आप देखेंगे पार्ट डी सही निकल रहा है इसका। डी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्सरसाइज 10.3। ओके, तो आप इसे प्लीज जल्दी से नोट कर लीजिए, और मैथमेटिक्स में इतना ही रख लेते हैं आज हम लोग। ठीक है ना, आगे की और भी पढ़ाई करेंगे पर अगली क्लास में करेंगे। ओके, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।